अब ये मानकर चलिए कि रूस यूक्रेन के बहुत बड़े हिस्से पर हमेशा हमेशा के लिए कब्जा कर चुका है। अब रूस का टारगेट वो नेटो देश हैं जो रूस को चारों तरफ से घेरना चाहते हैं। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी को लगता है कि एक बार रूस से पूर्ण युद्ध कर ही लिया जाए ताकि हमेशा के लिए रूसी खतरे को खत्म कर दिया जाए। लेकिन इस बीच रूस की तरफ से ऐसी परमाणु जंग की तैयारी शुरू हो चुकी है जिसने तमाम नेटो देशों के होश उड़ाकर रख दिए हैं। पंद्रह घंटे पहले रूस की परमाणु धमकी, अमेरिका नेटो का सर्वनाश। शायद पूरी दुनिया में रूस ही इकलौता ऐसा देश है जो अमेरिका, यूरोप और नेटो देशों को सीधे तबाह करने की धमकी दे सकता है। राष्ट्रपति पुतिन के बेहद करीबी और रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने चेतावनी के साथ परमाणु युद्ध की धमकी देते हुए कहा है कि रूस से जंग करने वाले देश समझ ले, बहुत जल्द परमाणु विनाश वाला तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा और इसमें रूस से जंग करने वाले देश तबाह हो जाएंगे। यूक्रेन को लगभग 4 साल से रूस रौंद रहा है, लेकिन अब जिस तरह से रूस की तरफ से तीसरे विश्व युद्ध की परमाणु धमकी दी गई है, उसने अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी को बेहद गंभीर चुनौती दे दी है। रूस को अब पूरी तरह से यकीन हो चुका है कि राष्ट्रपति ट्रंप यूक्रेन और नेटो के कंधे पर बंदूक रखकर रूस को तबाह करने का प्लान बना रहे हैं। नीदरलैंड्स के द हेग में हुई नेटो समिट में जिस तरह से रूस को हराने के लिए 5% का बारूदी प्लान बना है, उसने रूस को सर्वनाश युद्ध के लिए मजबूर कर दिया है। हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि जिस वक्त अमेरिका इजराइल को ईरान से जंग जिताने में जुटा था, उस वक्त पुतिन पूरे यूक्रेन पर कब्जा करने का आदेश दे चुके हैं। यहाँ तक कि पुतिन ने रूस के कट्टर दुश्मन जर्मनी पर हमले शुरू करा दिए हैं। रूस की जासूसी एजेंसी KGB ने जर्मनी में घुसकर हमले किए हैं। ऐसे दावे किए गए हैं कि अब ऐसे हालात में परमाणु युद्ध होकर रहेगा, ये कहना गलत नहीं होगा। अब जरा देखिए रूस ने अचानक खुलेआम इतनी भयानक धमकी क्यों दी है। पुतिन के मंत्री की परमाणु धमकी, एटम बम से सर्वनाश युद्ध। रूस ने लगभग 4 साल की जंग में साबित कर दिया है कि रूस ईरान नहीं है जिसे यूक्रेन नेटो के 32 देशों के साथ मिलकर हरा दे। रूस के कमांडर कोई ईरानी कमांडर नहीं है जिन्हें आसानी से मारा जा सके। रूस दुनिया का वो देश है जिससे सीधी जंग करने में अमेरिका तक के होश फाख्ता है। राष्ट्रपति पुतिन जैसे सख्त जुनूनी नेता ने यूक्रेन में अब तक 4 प्रांतों पर अपना कंट्रोल कर लिया है, जबकि एक प्रांत पर कंट्रोल करने के करीब है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक रूसी सेना 27% इलाका यूक्रेन का जीत चुकी है, जिसमें यूक्रेन का वो इलाका भी है जिसे यूक्रेन का सफेद सोना कहा जाता है। ताजा जानकारी के मुताबिक इस वक्त रूस के इस्कंदर M मिसाइलों ने यूक्रेन के चीथड़े उड़ाकर रख दिए हैं, जबकि राष्ट्रपति जेलेंस्की रूस से आखिरी जंग करने के लिए नेटो देशों से आखिरी जोर लगाने की गुहार लगा चुके हैं। नेटो समिट के दौरान जेलेंस्की और ट्रंप की 50 मिनट की मीटिंग और नेटो के 32 देशों ने जिस तरह से रूस से अगले 10 साल तक जंग करने की तैयारियां शुरू की है, उसने रूस को परमाणु युद्ध के लिए मजबूर करना शुरू कर दिया है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने एटम बम से तीसरे विश्व युद्ध को लेकर जो प्रलयकारी चेतावनी दी है, जरा उससे भी जान लीजिए। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने एक नई चेतावनी जारी की है कि परमाणु प्रलय घड़ी आधी रात के करीब आ रही है और तीसरे विश्व युद्ध की आम चर्चा हो रही है। लावरोव ने दावा किया कि रूस ऐसी परमाणु तबाही से बचने के लिए काम कर रहा है और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सामान्य बुद्धि की इसलिए प्रशंसा कर रहा है ताकि अमेरिका और नेटो परमाणु तबाही से बच सके। रूस की सरकारी तास समाचार एजेंसी के अनुसार तुर्कमेनिस्तान के विदेश मंत्रालय में एक भाषण में लावरोव ने कहा, वैश्विक सुरक्षा शायद आज सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है, खासकर जब कुख्यात परमाणु प्रलय घड़ी आधी रात की ओर बढ़ रही है।
ऐसी स्थिति को रोकना आवश्यक है और हम तबाही को रोकने के प्रयासों में सक्रिय रूप से लगे हुए हैं। यानी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने रूस के दुश्मनों को स्पष्ट संदेश दे दिया है कि अगर रूस को घेरने और दबाने की कोशिश करोगे तो आधी रात में टिक टिक करने वाली परमाणु घड़ी दुनिया में विनाश ला सकती है। Потому что в нашей ядерной доктрине, и здравый смысл, и практика наших действий всегда говорит о том, что мы всегда отвечаем на все угрозы, которые нам создают, зеркально. रूस का दुश्मन नंबर 1 कौन? रूस के पास सबसे ज्यादा परमाणु हथियार हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक 5,500 से ज्यादा परमाणु हथियार रूस के पास मौजूद हैं, जबकि अमेरिका के पास 5,044 परमाणु हथियार हैं। लेकिन यह सवाल परमाणु हथियारों की संख्या का नहीं है, बल्कि हिम्मत का है, क्योंकि रूस अब यूक्रेन जंग में ऐसे दौर में पहुंच चुका है जहां उसे यूक्रेनी सेना के साथ साथ नेटो, यूरोपीय यूनियन, अमेरिका के साथ मिलकर घेरने में लगे हैं। ऐसी स्थिति में पूरी संभावना है कि अगर रूस को लगा उसका वजूद खतरे में है तो वो अपने दुश्मनों पर परमाणु हमला करने में जरा भी नहीं चूकेगा। रूसी जनता यूक्रेन के अलावा 3 देशों को अपना कट्टर दुश्मन मानती है। रूस में एक सर्वे हुआ है जो मॉस्को स्थित स्वतंत्र शोध संस्थान लेवाडा केंद्र ने किया है। इस सर्वे में 1,613 रूसी नागरिकों से बातचीत की गई थी। उनके मुताबिक यूक्रेन के अलावा रूस के कट्टर दुश्मन अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मनी हैं। इस सर्वे में 55% रूसियों ने जर्मनी को सबसे बड़ा दुश्मन बताया, जबकि ब्रिटेन को 49% रूसियों ने अपना दुश्मन बताया है। वहीं यूक्रेन को 43% रूसियों ने दुश्मन बताया है। अमेरिका को 40% रूसियों ने अपना दुश्मन बताया है। इस सर्वे में रूस का नंबर 1 दुश्मन जर्मनी माना गया है, जिससे सबसे ज्यादा रूस परेशान है, जबकि दूसरे नंबर पर रूस का दुश्मन ब्रिटेन को माना गया है। तीसरे नंबर पर यूक्रेन को दुश्मन माना गया है, जिससे जंग चल रही है, जबकि यूक्रेन का जंग में शुरू से साथ देने वाले अमेरिका को दुश्मन नंबर 4 माना गया है। जर्मनी को रूस का दुश्मन नंबर 1 मानने के पीछे कई कारण हैं। यूक्रेन युद्ध के दौरान जर्मनी ने पश्चिमी देशों की अपेक्षा ज्यादा सक्रिय भूमिका निभाई। उसने न सिर्फ यूक्रेन को उन्नत हथियार और सैन्य प्रशिक्षण मुहैया कराया, बल्कि रूस के खिलाफ आर्थिक प्रतिबंधों में भी सबसे अग्रिम भूमिका निभाई। जर्मनी ने अपने पारंपरिक शांति नीति के दायरे से बाहर जाकर यूक्रेन को टैंक, एयर डिफेंस सिस्टम और आर्टिलरी सिस्टम तक पहुंचाई है। यही नहीं, नॉर्ड स्ट्रीम गैस पाइपलाइन में विस्फोट के बाद भी जर्मनी ने जिस तरह का स्टैंड अपनाया, उसे रूसियों ने विश्वासघात के रूप में लिया है। इसलिए रूस की नजर इस वक्त रूस का दुश्मन नंबर 1 जर्मनी है। Gemeinsam künftig 3,5% unseres BIP für unmittelbare Verteidigungsausgaben aufwenden. Das gibt uns die notwendigen Fähigkeiten, um wirkungsvoll abzuschrecken. Weitere 1,5% werden wir für verteidigungs- und sicherheitsrelevante Ausgaben aufwenden. जर्मनी पर रूस का हमला, तीसरा विश्व युद्ध शुरू। नेटो ने 32 देशों में शामिल जर्मनी रूस की आंखों की किरकिरी बन चुका है। जर्मनी के नए बने चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने आते ही रूस को चारों तरफ से घेरने की कोशिश की है। यूक्रेन में अपने कमांडरों को भेजकर जर्मनी ने रूस के खिलाफ आग से खेला है। यही वजह है कि रूस की खुफिया एजेंसी ने जर्मनी में घुसकर नेटो के लड़ाकू वाहनों को जलाकर भस्म कर दिया है। क्या रूस ने जर्मनी के अंदर नेटो वाहनों को नष्ट कर दिया? क्या मॉस्को ने यूक्रेन की रणनीति अपना ली है? क्या रूस की केजीबी ने जर्मनी में नेटो के हथियार पर हमला किया है? खबर के दावों के मुताबिक रूस ने नेटो पर हमले तेज कर दिए हैं। दावा किया जा रहा है कि जर्मनी के एरफर्ट में जर्मन सैन्य वाहनों को आग के हवाले कर दिया है। खबर के मुताबिक 26 जून को यूक्रेन की मदद के लिए रखे गए कई राइन मेटल ट्रकों को आग के हवाले कर दिया है। इस हमले के पीछे रूस की केजी का हाथ माना जा रहा है। आग लगने से सभी ट्रक जलकर राख हो गए। एरफर्ट में लगी आग ने कम से कम 3 सैन्य रसद ट्रकों को नष्ट कर दिया। स्थानीय मीडिया और रक्षा विश्लेषकों का मानना है कि जर्मनी पर ये एक तरह से रूस का पहला हमला है।
Российские вооруженные силы ведут успешные наступательные действия. Осознавая неотвратимость поражения, киевский режим делает ставку на террористические акты. Попытки затянуть военные действия за счет поставок Украине вооружений и наемников повышают угрозу дестабилизации, в том числе в самой Европе. रूस ने उतारा टॉर्नेडो एस, यूक्रेन का सर्वनाश तय। 1200 से ज्यादा दिनों से रूस यूक्रेन जंग चल रही है। हालात ये हो गए हैं कि नेटो के 32 देश मिलकर भी यूक्रेन को जंग नहीं जिता पाए। इधर लगभग 4 साल की जंग में ऐसा पहली बार हुआ है जब रूस पर आरोप लगाए गए हैं कि रूस ने नेटो देश जर्मनी पर हमला कर दिया है और उनके फौजी ट्रक को जलाकर भस्म कर दिया है। इस हमले के बाद से जर्मनी और नेटो के 32 देश सख्ते में है। इस बीच रूस का क्रूर मिसाइल मिशन यूक्रेन की सुरक्षा को भारी पड़ रहा है। एडवांस इस्कैंडर एम मिसाइल अमेरिका निर्मित पैट्रियट प्रणाली को बुरी तरह से तबाह कर रही है, जबकि रूस टॉर्नेडो एस रॉकेट लॉन्चर स्मार्ट हथियारों से यूक्रेनी ठिकानों पर हमला कर रहे हैं। यूक्रेनी वायु रक्षा ध्वस्त हो रही है और युद्ध का मैदान तेजी से बदल रहा है। जेलेंस्की ने अमेरिका से अधिक पैट्रियट मिसाइलें मांगी हैं ताकि रूस का मुकाबला किया जा सके। Missile exploded right next to it. One way or another, life itself is the main target of these attacks, each one showing the true nature of Putin's war. यूक्रेन पर 27% कब्जा, 73% हारेंगे जेलेंस्की। चौबीस फरवरी 2022 अब तक रूस यूक्रेन के 1061 वर्ग किलोमीटर इलाके पर कब्जा कर चुका है। ये यूक्रेन की कुल जमीन का लगभग 27% है। लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से पुतिन ने ऐलान किया है कि यूक्रेन की जमीन पर जहां जहां रूसी सेना के कदम पड़ते जाएंगे वो जमीन रूस की होती जाएगी, उस ऐलान ने यूक्रेन के साथ साथ अमेरिका समेत नेटो के 32 देशों के होश उड़ा दिए हैं। 3.5 साल से ज्यादा की जंग में अभी तक यूक्रेन नेटो के साथ मिलकर रूस को अपने देश से खदेड़ नहीं पाया। जेलेंस्की ने गुहार लगाई है, उसे भारी हथियार और बड़े पैमाने पर हथियारों की जरूरत है, लेकिन पुतिन ने जब से ऐलान किया है कि उनकी ऑरेस्निक हाइपरसोनिक का उत्पादन 3 गुना से ज्यादा बढ़ा दिया गया है, जो किसी परमाणु हथियार से कम नहीं है, इस खबर ने नेटो के होश उड़ा दिए हैं। इसलिए नेटो ने सोचा कि कहीं ज्यादा देर हो जाए उससे पहले रूस से मुकाबला करने के लिए बम बारूद का पूरा इंतजाम कर लो। हम आपको बता दें कि इसी को लेकर राष्ट्रपति ट्रंप ने नेटो के हेडक्वार्टर हेग में ऐसा वॉर प्लान तैयार किया है जो बेहद खतरनाक होने जा रहा है। नेटो पर भारी पड़ेगा 5% बारूद। द हेग में हुई समिट के दौरान नेटो सदस्य देशों के नेताओं ने सामूहिक रक्षा बजट बढ़ाने पर फैसला लिया है। साल 2035 तक हर नेटो देश अपनी जीडीपी का हर साल 5% रक्षा और सुरक्षा से जुड़े सेक्टर में खर्च करेगा। इसमें बजट का 3.5% हिस्सा डिफेंस सेक्टर में खर्च किया जाएगा, जबकि बाकी का 1.5% महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर के सुरक्षा में किया जाएगा। यूरोपीय देश अगले 10 साल में अपना रक्षा खर्च जीडीपी का 5% तक बढ़ाएंगे। नीदरलैंड्स के द हेग शहर में हुई नेटो समिट में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोपीय देशों से रक्षा खर्च बढ़ाने को कहा था। समिट के बाद सदस्य देशों की तरफ से जारी साझा स्टेटमेंट में कहा गया, हम सामूहिक सुरक्षा को लेकर अपने फैसले पर कायम हैं। वॉशिंगटन संधि के आर्टिकल 5 के मुताबिक नेटो देशों में से किसी पर भी हमले को सभी देशों पर हमला माना जाएगा। ट्रंप चाहते हैं कि सभी सदस्य देश अपने जीडीपी का 5% रक्षा पर खर्च करें। अभी नेटो के खर्च में यूरोपीय देशों का कुल योगदान केवल 30% है, जो देशों की जीडीपी का औसतन 2% है। इस बीच खबर है कि स्पेन ने साफ कर दिया है कि वो अपनी जीडीपी का 5% रक्षा खर्च पर नहीं लगा सकता। स्पेन ने इसका विरोध करते हुए कहा कि वो 2.1% से ज्यादा खर्च नहीं करेगा। फ्रांस, इटली, कनाडा और बेल्जियम जैसे देश भी इतना खर्च करने को लेकर आसानी से राजी नहीं हैं, या कहें दुविधा में है। I'm going to negotiate directly with Spain. I'm going to do it myself. They're going to pay. They'll pay more money this way. You should tell them to go back and pay. You're a reporter. Tell them to go back. They ought to join all of those countries that are paying 5%.
यूक्रेन को मिलेगी पैट्रियट मिसाइल रूस से आर पार। इधर यूक्रेन रूस युद्ध में जबरदस्त खबर आई है। खबरों के मुताबिक यूक्रेन को अमेरिका से पैट्रियट मिसाइलें मिल सकती हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस पर विचार किए जाने की बात कही है। पैट्रियट मिसाइल सिस्टम एक अत्याधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम है जो लंबी दूरी तक मार करने में सक्षम है। ये मिसाइलों, विमानों और ड्रोन को हवा में ही नष्ट कर सकता है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की लंबे समय से पैट्रियट मिसाइलों की मांग कर रहे हैं। यदि यूक्रेन को ये मिसाइलें मिलती हैं, तो इससे रूस के लिए युद्ध में मुश्किलें बढ़ सकती हैं। हाल ही में यूक्रेन ने रूस के कई महत्वपूर्ण ठिकानों पर हमले किए हैं, जिसमें क्रीमिया के एक एयरबेस और नेवल बेस को भी निशाना बनाया गया। इन हमलों में यूक्रेन ने अपने ड्रोन और नेपच्यून मिसाइलों का इस्तेमाल किया, लेकिन द हेग में जेलेंस्की और ट्रंप की 50 मिनट की मीटिंग के बाद ट्रंप ने पैट्रियट मिसाइल यूक्रेन को देने का मन बना लिया है, ऐसी खबरें हैं। लेकिन इधर जिस तरह से रूस की तरफ से परमाणु जंग की धमकी दी गई है, तो ऐसे हालात में यूक्रेन और नेटो को कोई हथियार बचा नहीं पाएगा। क्या ईरान पर ट्रंप अब 100 गुना बड़ा हमला करने जा रहे हैं? क्या तुर्की और पाकिस्तान मिलकर ईरान के खिलाफ जासूसी का मिशन चला रहे हैं? और ये सवाल इसीलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि कुछ खुफिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि पाकिस्तान और तुर्की चाहते हैं कि किसी तरह से ईरान का यूरेनियम पूरी तरह से खत्म हो जाए, खामनेई का शासन भी ईरान में खत्म हो जाए। और इसी लालच में पाकिस्तान और तुर्की अमेरिका के जरिए इजराइल की अब सीधे मदद भी कर रहे हैं। खामेनेई छीनो एटम बम, तुर्की पाकिस्तान की इजरायली साजिश। ईरान के 30 टॉप कमांडरों के जनाजे की तस्वीरें देखने के बाद जिस तरह से ट्रंप ने ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई को जान से मारने की धमकी दी है, उसने सवाल खड़े कर दिए हैं कि आखिर ट्रंप ईरान पर दोबारा 100 गुना बड़ा हमला क्यों करना चाहते हैं। हम आपको दिखाने जा रहे हैं ईरान की तबाही के पीछे दो मुस्लिम मुल्क पाकिस्तान और तुर्की की वो इजरायली साजिश सामने आई है जिसने ईरान तक के होश उड़ा दिए हैं। खबरों में दावा किया गया है कि ईरान पर अमेरिका के सटीक हमले और टॉप ईरान कमांडरों और परमाणु वैज्ञानिकों की हत्या के पीछे कहीं न कहीं पाकिस्तान और तुर्की की खुफिया एजेंसी भी शामिल है। दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान और तुर्की दोनों ही ईरान की तबाही से खुश हैं, क्योंकि अगर ईरान एटम बम बना लेता है तो मुस्लिम मुल्कों में पाकिस्तान की एटमी शक्ति की धाक खत्म हो जाती है, जबकि मुस्लिम मुल्कों का खलीफा बनने का ख्वाब देखने वाले तुर्की को ईरान की तबाही से खुद को खलीफा साबित करने का मौका मिल गया है। लेकिन पाकिस्तान और तुर्की दोनों को ईरान की तबाही की अभी अधूरी खुशी मिली है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान और तुर्की दोनों चाहते हैं कि अमेरिका और इजराइल मिलकर किसी तरह से ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई और ईरान के यूरेनियम को तबाह कर दे, ताकि ईरान भविष्य में एटम बम ना बना सके। इसलिए अब ट्रंप ने ईरान पर दोबारा हमला करने का ऐलान कर दिया है। ईरान पर 100 गुना बड़ा हमला, हमले को तैयार ट्रंप। क्या राष्ट्रपति ट्रंप ईरान पर 22 जून से भी बड़ा हमला करने जा रहे हैं? ये कयास इसलिए लगाए जा रहे हैं कि ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई, विदेश मंत्री अब्बास अरागची और ईरान के बचे हुए टॉप जनरल पूरी दुनिया में चीख चीख कर दावे कर रहे हैं कि हमने इजराइल और अमेरिका को जंग में हरा दिया है। तबाह ईरान के इन्हीं दावों से इजराइल और अमेरिका बुरी तरह से चिढ़ गए हैं। उन्हें लग रहा है
कि ईरान हारने और भीषण तबाही झेलने के बाद भी इस तरह के बयान कैसे दे सकता है। यही वजह है कि अब 100 गुना बड़ा हमला ईरान पर दोबारा करने की तैयारियां की जा रही है। ट्रंप ने ईरान को धमकाते हुए कहा है, मैंने खामेनेई को भयानक मौत से बचाया है। ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामेनेई जीत के झूठे दावे कर रहे हैं। मैंने खामेनेई को एक भयानक और अपमानजनक मौत से बचाया। मुझे ये भी उम्मीद नहीं है कि वे मुझे इस तरह से शुक्रिया कहेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति ने दावा किया कि वो खामेनेई के ठिकाने से वाकिफ थे, लेकिन उन्होंने इजराइल और अमेरिकी सेना को उनकी हत्या से रोका, जिससे उनकी जान बच गई। उन्होंने आगे कहा, ईरान ग्लोबल सिस्टम में शामिल होने की जगह गुस्सा और दुश्मनी दिखा रहा है, जिसकी वजह से उनकी सेना, इकोनॉमी और भविष्य बर्बाद हो चुका है। I'm putting out a little statement. I'm going to respond to the Ayatollah's statement yesterday that we won the war. Oh, God, we won the war. And I said, look, you're a man of great faith, a man who's highly respected in his country. You have to tell the truth. You got beat to hell. And Israel was beat up too. They were both beat up. And it was a great time to end it. It was quick. They got the hate out. There was a lot of hate. A lot of hate. It would be great if they didn't have that hate. But the last thing they're thinking about is nuclear weapons right now. उधर ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने कहा कि अगर इजराइल के हमलों का जवाब नहीं दिया जाता तो इससे पूरे क्षेत्र में बड़ा और बेकाबू युद्ध शुरू हो सकता था। पेजेश्कियान ने ये बात बेलारूस के मिन्स्क में चल रहे चौथे यूरेशियन आर्थिक मंच में ऑनलाइन जुड़कर कही। उन्होंने बताया कि इजराइल ने ईरान की जमीन पर हमला किया था और ईरान की सेना ने संयुक्त राष्ट्र के नियमों के मुताबिक इसका सही जवाब दिया। पेजेश्कियान ने कहा कि उस वक्त ईरान और अमेरिका के बीच ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर अप्रत्यक्ष बातचीत चल रही थी। तब इजराइल ने ईरान पर हवाई हमला कर दिया। पेजेश्कियान ने कहा, ईरान की शांतिपूर्ण परमाणु सुविधाओं पर अमेरिका और इजराइल का हमला अंतर्राष्ट्रीय नियमों का गंभीर उल्लंघन है, क्योंकि ये परमाणु सुविधाएं IAEA की पूरी निगरानी में। رئیس جمهور آمریکا در شرح اونچه که واقع شده بود بزرگ نمایی غیر متعارفی کرد. معلوم شد که به این بزرگ نمایی احتیاج داره، در صورتی که تعرضی صورت بگیره هزینه دشمن، هزینه متعرض قطعاً بالایی خواهد بود. फिर एटमी अड्डे बनाने में जुटा ईरान, हमला करेगा अमेरिका। इधर ईरान से भीषण हवाई हमलों के बाद अब पहली बार सामने आए सैटेलाइट इमेज बता रही है कि ईरान ने अपने अंडरग्राउंड परमाणु ठिकानों से मलबा हटाना शुरू कर दिया है। तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है कि फोर्डो न्यूक्लियर फैसिलिटी के पास खुदाई का काम जारी है। बुलडोजर और खुदाई मशीनें जमीन को समतल कर रही हैं और शायद कोई नया रास्ता भी तैयार किया जा रहा है। अमेरिका ने 22 जून को ईरान पर ऑपरेशन मिडनाइट हैमर लॉन्च किया था। इसके जरिए ईरान की 3 न्यूक्लियर साइट्स पर हमले किए गए। इन हमलों के बाद जो धमाका हुआ, उससे जो रोशनी निकली, उसे देखकर ऐसा लगा जैसे सुबह हो गई है। एक अमेरिकी पायलट ने हमले को याद करते हुए कहा कि उसने अब तक की सबसे चमकदार रोशनी देखी थी। इसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे सुबह हो गई। 14,000 किलोग्राम वाला GBU-57 बमों के विस्फोट के कारण धरती कांप उठी। फोर्डो न्यूक्लियर साइट खासतौर से पहाड़ों के अंदर बनी है, जिस कारण हमले के लिए इन बमों का इस्तेमाल किया गया। भीषण हवाई हमलों के बाद अब पहली बार सामने आए सैटेलाइट इमेज बता रहे हैं कि ईरान ने अपने अंडरग्राउंड परमाणु ठिकानों से मलबा हटाना शुरू कर दिया है। यही वजह है कि अमेरिका और इजराइल फिर से ईरान पर हमला करने की तैयारी कर रहे हैं। अगर ईरान पर दोबारा हमला हुआ तो ये तय मानिए, इस बार अमेरिका और इजराइल सुप्रीम लीडर खामेनेई को जान से मार सकते हैं और ईरान में मौजूद 10 एटम बम के लिए जरूरी 408 किलो यूरेनियम को भी तबाह कर सकते हैं। इधर ईरान में जंग के दौरान मारे गए कमांडरों और वैज्ञानिकों के जनाजे निकाले गए हैं, जिसमें हजारों ईरानी शामिल हुए। ईरान में निकला 60 कमांडर और वैज्ञानिकों का जनाजा। इजराइल के साथ 12 दिनों तक चले युद्ध के दौरान मारे गए 60 ईरानी कमांडरों और वैज्ञानिकों का अंतिम संस्कार किया गया। इनमें 30 सैन्य कमांडर्स और 11 परमाणु वैज्ञानिक शामिल हैं। ईरान में इनके जनाजे में हजारों लोगों की भीड़ जुटी है। जिन लोगों को दफनाया जाएगा
उनमें ईरान के सर्वोच्च सैन्य अधिकारी मोहम्मद बाघेरी भी शामिल हैं। वे ईरान के सशस्त्र बलों के चीफ ऑफ स्टाफ थे। अफसरों के शवों को गाड़ियों पर ईरानी झंडे में लिपटे ताबूतों में रखा गया है। ताबूतों के साथ अफसरों की तस्वीरें भी रखी गई हैं। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची, पार्लियामेंट स्पीकर मोहम्मद बाकर कलीबाफ, जुडिशरी चीफ मोहसेनी एजेई, IRGC कुद्स फोर्स कमांडर इस्माइल कानी सहित कई बड़े नेता और सैन्य अधिकारी भी जनाजे में पहुंचे हैं। نام بلند خداوند را اومدیم به دشمنم بگیم که ما همه با هم هستیم و این کشور رو تنها نمیذاریم و هیچ کدوممون پشت کشورمون رو خالی نخواهیم. انشالله که باشه و جنگی جای دنیا نباشه، اما اگر پایبند نباشه حتما محکمتر از قبل سیلی خواهد بود. مهمترین پیام ما برای حضورمون اونجا انتقامه. ما انتقام خون شهدامون رو می‌خوایم. ईरान इजराइल युद्ध से जुड़े एक्सपर्ट्स का मानना है कि जब तक इजराइल और अमेरिका खामनेई को मार नहीं पाएंगे तब तक ईरान को घुटनों पर ला नहीं पाएंगे। 86 साल के खामनेई ईरान में पिछले 36 सालों से एक छत्र शासन कर रहे हैं और युद्ध के दौरान ईरान में किसी भी संगठन या ग्रुप ने उनके खिलाफ बगावत नहीं की है। इजराइल और ईरान को सबसे बड़ा डर ये है कि अगर खामनेई को नहीं मारा तो खामनेई अपने बचे हुए परमाणु वैज्ञानिकों को एटम बम बनाने का आदेश दे सकते हैं। खुद राष्ट्रपति ट्रंप की प्रेस सचिव कैरोलिनी लेविट इसी हफ्ते मीडिया के सामने उन्होंने कहा था कि अगर खामनेई ने आदेश दे दिया तो ईरान 2 से 3 हफ्तों में परमाणु हथियार बना लेगा। इसलिए एक्सपर्ट्स दावा कर रहे हैं कि 12 दिन की जंग के बाद इसीलिए सीज फायर किया गया है ताकि खामनेई पर फोकस कर उन्हें मारा जा सके।